एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 जो पॉलिटिकल साइंस है उसके 5th चैप्टर न्यायपालिका के सारे क्वेश्चन आंसर को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझा। देखिए, मुझे हिचकी हो रहा है और अभी वीडियो बना लेते, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो इसका आंसर होगा हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था से एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है बस न्यायाधीश ईमानदार होना चाहिए। मतलब ये तो विरुद्ध मुकदमा जीत तो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए कि जो न्यायाधीश है यानी जो जज है वो ईमानदार होना चाहिए। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना केस लड़ सके। आप देखो आजकल का क्या बात करें, मतलब आज़ादी के बाद जो व्यवस्था है न्याय की, वो उसे हम नई न्यायिक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि पहले तो राजा महाराजा करते थे फैसला, तो वो अलग होता था। जैसे पहले क्या था कि अगर चोरी किया तो हाथ काट दो, अगर कुछ गलत किया लूट किया तो पैर काट दो, ऐसा इस तरीके का सजा दिया जाता था। बट अब तो ऐसा है नहीं, कितना बड़ा से बड़ा क्राइम करता है उसको या तो उम्र कैद मिलता है या तो फांसी मिलता है, सबसे हाईएस्ट। बट ऐसा तो नहीं कि हाथ पैर काट के उसको, मतलब अगर जिसको फांसी भी मिलने वाला है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देखोगे कि कोई कोर्ट का जो फैसला होता है उसमें बहुत टाइम लगता है ना। जब आप कोर्ट में जाते हो, केस करते हो, फिर क्या होता है कि वहाँ पे लड़ना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और इस सब में पैसे भी बहुत लगते हैं, आपको बार बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा, सबूत लाना पड़ेगा। फिर आप वकील को जितना पैसे दोगे वो उतना मन से आपके केस के लिए लड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ चाहिए होती है, एक पेशेंस और दूसरा पैसा। तो अगर गरीब आदमी कोई है तो उसके पास ये दोनों होना चाहिए, तभी वो जीत पाएगा। बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ना। चलो, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? अब आप सोचो क्या कि न्यायपालिका की कोर्ट की हमें ज़रूरत ही क्यों? अगर वो नहीं रहता तो क्या होता? तो आप देखोगे कि अभी कोई भी क्राइम होने से, मान लो अगर आप किसी का चाहते हो, कोई बहुत बदमाश है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं करते, उसको मारते नहीं हो, पीटते नहीं हो, उसका खून नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कोर्ट सज़ा देगी। तो इसी डर के लिए न्यायपालिका की ज़रूरत है। अगर कोई किसी से डरेगा ही नहीं, समझ भी नहीं आएगा किसको क्या सज़ा देनी। अगर कोई चोरी किया उसको भी फांसी, तो मान लो 5 रुपये का चोरी कर रहा है, 10 रुपये का चोरी कर रहा है और उसको फांसी का सज़ा दे दो, तो ये तो गलत है। तो आखिर ये सारे मुद्दों को कौन सुलझाए? तो ये कोर्ट सुलझाता है। ये आंसर देखो कि हमारे आम जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं या मुद्दे होते हैं जिससे विवाद हो जाता है। अब आप जाते हो सब्जी लेने, वहाँ पे भी हो जाता है। रिक्शा वाला अगर ज़्यादा पैसा मांग या वहाँ पे विवाद हो जाता है। स्कूल कॉलेज, मतलब ये हर जगह होता है। लेकिन कई बार जो मुद्दे होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। आप मान लो आप सब्जी वाले से लड़ रहे हो या रिक्शा वाला के 5 रुपये के लिए लड़ रहे हो, जैसे थोड़ी कि आप उसको दिल्ली हाई कोर्ट लेके चले जाओगे, नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऐसे मुद्दे या फिर ऐसे झगड़े जो आपस में नहीं सुलझ पाते हैं, फिर जो विवाद होता है ना, उसके निपटारे के लिए हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका से संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष के वकील बहस करते हैं, जिससे हमारे संविधान में लिखित कानूनों के आधार पर न्यायाधीश न्याय करते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारे न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद एक चित्र बनाइए। मतलब हम बताने कि हमारा न्याय जो पालिका है वो कैसे, तो आप पिरामिड मतलब ये शेप। तो आप देखो मैंने अलग अलग कलर भी डाल दिया था ताकि समझ में आए। देखो सबसे ऊपर कौन आता है, तो आता है सर्वोच्च न्यायालय। बीच में कौन आ रहा है,
उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे आता है जिला न्यायालय। अगर कोई केस आप लेकर जिला न्यायालय में जा रहे हो, ठीक है, अगर वहाँ पे मुकदमा ठीक से नहीं हो पा रहा है या फिर अगर फैसला आ गया फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये जो जिला न्यायालय है उसने सही फैसला नहीं किया है, तो आप अपना जो क्या कहते हैं केस लेकर ऊपर जा सकते हो। फिर आप उच्च न्यायालय में जाओगे, यानी ये अक्सर राज्य की राजधानी में होता है, तो फिर आप वहाँ जाओगे। उसके बाद वहाँ पे भी मान लो कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, वहाँ पे भी आपको बोला गया कि नहीं आपको फांसी ही मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको उम्र कैद ही मिलेगा या फिर 8 साल की सज़ा ही मिलेगी। तो अब आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं इसको थोड़ा और कम होना चाहिए या फिर गलत फैसला है, तो आप इसको लेकर उच्च न्यायालय में जा सकते हो, यानी दिल्ली जा सकते हो। अगर न्यू दिल्ली में जो हाई कोर्ट है हमारा, जिसको हम लोग हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसको हाई कोर्ट कहते हैं उच्च न्यायालय को, जो पटना में है, तो वहाँ जाके फिर वहाँ फैसला हो जाता है। तो यही हमारा आंसर है। फिर भारत में न्यायपालिका का संबंध को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो आप देखोगे कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से हमेशा स्वतंत्र रखा गया। विधायिका क्या होता है, जो कानून बनाता है उसका नाम क्या है, विधायिका। सब देखोगे अरे ये विधायक साहब है, विधायक साहब, तो ये विधायिका में काम करते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है ना, उसको हम लोग संसद जिसको कहते हैं, उस संसद को हम 3 भागों में बांटते हैं। मतलब संसद के आपको 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका। तो विधायिका का काम क्या होता है, ये कानून को बनाती है, ठीक है। विधायक तो मिलकर आपस मीटिंग करके ये कानून बनाते हैं। जैसे मान लो कि जनधन योजना है, तो ये विधायिका बनाई। उसके बाद कार्यपालिका, अब वो तो कानून बन गया, लेकिन उसको कार्य कौन करेगा। मान लो जनधन योजना में काम कौन करेगा, नेता लोग करेंगे उसको आगे बढ़ाने में या फिर कोई भी काम। तो उसके बाद जो काम करती है उसका नाम है कार्यपालिका। जो सांसद लोग होते हैं वो कार्यपालिका के होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आता है न्यायपालिका, जो कि कोर्ट वाला हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेके आपका जो उच्च कोर्ट से लेके उच्च क्या था न्यायालय से लेके जिला न्यायालय तक, ये सब न्यायपालिका के अंग होते हैं। और इसका काम होता है कि कानून की रक्षा करना, कि भाई जो कानून बना उसको कोई तो नहीं रहा। जैसे मान लो कि अभी 2000 का नोट बंद हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद तो ये कानून कौन लाएगी, ये विधायिका लाएगी कि अब 2000 का नोट बंद हो जाएगा, लेकिन इस पर कार्य कौन करेगा, तो ये कार्यपालिका काम करेगी कि हाँ सही बात है, अब कोई बैंक से 2000 का नोट नहीं आएगा, कहीं पे भी इसका छपाई नहीं होगा, जिसके पास भी वो बैंक में जमा करवाया जाएगा। और लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी बोले कि नहीं 2000 का नोट हम लेवे करेंगे, चाहे हम दे रहे हैं, ले लो चल जाएगा बैंक में, और कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए केस कहाँ करोगे, तो वो न्यायपालिका में करोगे, उस कानून की रक्षा होगी वहाँ पर। तो जो न्यायपालिका है ना, उसको विधायक और कार्यपालिका से अलग रखा गया, स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में भी सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे अगर कोई नेता चुनना है, राष्ट्रपति भी आप देखोगे कि नेता अपने ही मन से चुनते हैं, मतलब आपसी सहमति से चुनते हैं, है ना। हम लोग तो, या फिर आप देखोगे कि जो प्रधानमंत्री भी है, हम लोग किसको वोट दे रहे हैं, बीजेपी को या एनडीए को वोट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से किस चेहरे को लाएगा, अगर वो योगी को ला रहे हैं कि मोदी को ला रहे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उन लोग का हस्तक्षेप है, लेकिन जो न्यायाधीश यानी जो जज है, इसके लिए ये लोग का कोई हस्तक्षेप नेता लोग का नहीं चलता है। कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीशों पर अपने पद या रुतबा का ध्वंस नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं तो आप में ये फैसला करिए। आप देखोगे बड़े बड़े, जैसे इंदिरा गांधी के ऊपर भी केस हुआ था, हालांकि उन्होंने तो आपातकाल लगा के बच गई थी, उनका अलग ही स्ट्रैटेजी था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो तो आपको उतना सज़ा नहीं मिलेगा, और कोई गरीब है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा। जैसे संजय दत्त को देख लो, उनके घर में एक आर्म्स मिला था, यानी एक हथियार मिला था, वो आज तक, अभी तक कुछ दिन पहले तक जेल में थे। तो ये है कि आप अपने पैसे का या ताकत का रुतबा न्यायाधीश पर नहीं दिखा सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए सज़ा या दंड का प्रावधान भी है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ये हिचकी जल्दी ख़त्म हो। आपके विचार में भारत में न्याय
करने के लिए रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आंसर देखो कि हमारी कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और समय बहुत लगता है, सही बात है। और ऊपर से कागजी कार्यवाही की भी ज़रूरत पड़ती है, कागज़ भी चाहिए होता है, ये सबूत वो सबूत, बहुत तरह का चीज़ें हैं। इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। अब जो अनपढ़ है वो क्या समझेंगे कि सबूत क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, या फिर याचिका कौन सा पेश करना, ये सब नहीं समझ में आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये वकीलों का काम है तो वो नहीं समझ पाते हैं। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना, समझ पाना, लंबी समय तक चलने वाले मुकदमे के लिए पैसे का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है, और ये न प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। और यही क्या है कि न्याय यहाँ पे नहीं होगा, न्याय होगा। ये न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इसमें सुधार करने के लिए सभी प्रकार के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था करना और जनहित याचिकाएं, ये उपाय किए जाना जरूरी है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है। तब देखो, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र का क्या मतलब, आप देखते होंगे जो कोर्ट में जो एक मूर्ति रहती है उसमें जो क्या कहते हैं कि वो एक लड़की, एक औरत की तस्वीर रहती है जिसके आंखों में काला पट्टी रहता है और हाथ में तराजू रहता है। मतलब क्या है कि कानून को कोई नहीं दिखता है कि आप अमीर हो, गरीब हो, आप क्या कहते हैं अंबानी के बेटे हो या नॉर्मल राम कुमार के बेटे हो, या फिर आप कितना पैसे वाले हो, वो सामने वाला कितना गरीब है, आप मालिक हो, वो नौकर है, मतलब वो कुछ नहीं देख रहा। अगर आपने गलत किया तो आपको सज़ा मिलेगा, है ना, कानून की देवी वही कहती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होता। अगर मान लो आपके ही पास, मान लो कि कोई स्कूल में एडमिशन लेना है, तो देखोगे वहाँ अगर विधायक पहुँच गए अपने बेटा को लेकर, तो अरे मैम, अरे हो जाएगा। अब बोलेंगे पैसा, अरे पैसा का क्या ज़रूरत है, अब जब मन करे यहाँ आते रहिए, आप ही का स्कूल है, आप ही के पास स्कूल चल रहा है, 50 रंग का बात। वहीं अगर कोई गरीब आदमी, मजदूर आदमी का बेटा जाएगा तो नहीं, उसका आधार कार्ड लाइए, तो उसका उम्र कम है, उसका ये सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, ऊपर से इतना कुछ हो गया, फिर भी ऊपर मिठाई के लिए कम से कम पैसा दीजिए, तो इसके लिए पैसा दीजिए, 50 रंग का बात होता है ना। तो मतलब क्या है कि हम लोग इंसान देखकर उसको ये तय कर कि कितना इज्जत देना है, लेकिन कानून के सामने ये सब नहीं होता है। तो यही आंसर है कि अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता, मतलब नामुमकिन हो जाता। एक तो पैसे वालों का बोलबाला हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा दबंगों की चलती हो जाएगी। जो दबंग है, मान लो कोई क्राइम करके आए, ठीक है, 2-4 मर्डर किया हुआ है, वो अगर पहुँचे तो हम भी डर के बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, मेरा ही गलती है, ठीक है, हम अपना हटा लेते, भले ही उस गलती उससे आओ। तो ये अगर न्याय नहीं होता, अगर कोई कानून व्यवस्था नहीं होती, तो हम लोगों में डर होता और हम लोग उसके नीचे दबने लगते। फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी कि जिसके पास पैसा है उसी को न्याय मिलेगा। गरीब आदमी यदि स्वतंत्र न्यायपालिका में जाएगा तो वहाँ न्यायाधीश बिका हुआ मिलेगा जो हमेशा पैसे वालों के पक्ष में ही फैसला लेगा। तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो ये सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।